चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चौथा चैप्टर और उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ये लास्ट क्लास में मुझे शुरू करना था, लेकिन अभी हम आज स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। छोटा टॉपिक है, करीब 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 3 डेज़ और मतलब मिनिमम 3 डेज़ और मैक्सिमम 4 डेज़, लगभग इतना टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर में हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज़ के बारे में, जिसमें हम 3 लॉ केवल पढ़ने वाले हैं। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड है कार्नो साइकिल। हो सकता है केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हो कार्नो इंजन या कार्नो साइकिल, और उस साइकिल की एफिशिएंसी निकाली जाती है। क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी पर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एफिशिएंसी के ऊपर। और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद एक और लॉ होता है जिसे हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसे हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हो सकता है कि वो आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ें भी, लेकिन फिजिक्स में नहीं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। देखिए, काफी सिंपल लॉ है और इसका नाम में जैसे अभी जीरोथ मैंने बोला, तो फर्स्ट लॉ से पहले हम इसे पढ़ते हैं सीक्वेंस में। वैसे इसको डिस्कवर एक्चुअली जो किया गया वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद इसको डिस्कवर किया गया, लेकिन ये लॉ सीक्वेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जीरोथ रखना पड़ा, लेकिन डिस्कवर हुआ उसके बाद में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद डिस्कवर हुआ, लेकिन सीक्वेंस में ये पहले आता है, इसलिए नाम देना पड़ा जीरोथ। तो चैप्टर का जो हमारा नाम है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका थर्मोडायनामिक्स। पूरी यूनिट का नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जीरोथ लॉ हमें क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म तो नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, बस एक आइडिया मैं दे रहा हूँ। काफ़ी लोग वैसे पढ़ाते भी नहीं है इसे, और ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई। चैप्टर का नाम, जैसे मैंने कहा, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। और क्या, थर्मोडायनामिक्स, और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस लॉ टेल्स अस अबाउट this law tells us about this law tells us about thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि दो बॉडी के टेम्परेचर जब सेम होते हैं तो उन बॉडी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a body A is in thermal equilibrium,
according to this law, if a body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बॉडी ए इज इन thermal equilibrium, body A is in thermal equilibrium with body C, body C। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, एक डायग्राम मैं बनाता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये एक बॉडी है ए और ये एक दूसरी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी एक तीसरी बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और ये बीच में एक इंसुलेशन हमने कर रखा है। ये इंसुलेशन है, यानी ए और सी टच नहीं कर रही हैं। बट आप देखिए ध्यान से, अगर तो यहाँ ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगी, भले ही दे आर इन नॉट कॉन्टेक्ट। ए और सी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी सेम होगा। आपको लग रहा होगा सर इसमें नया क्या है? हाँ, नया तो कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, काफी सिंपल सा है और स्ट्रेट है, और इसलिए इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसका एक फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही आपको मिलने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर अगर मैं कहूँ, ये वाला थर्मोडायनेमिक्स, ये दो लॉ पर बेस्ड है, प्राइमरीली दो लॉ पे बेस्ड है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ए और बी, और फिर बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि उनके टेम्परेचर सेम है। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बार बार बोला, सेम टेम्परेचर पर है। इसका मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। इस पे क्वेश्चन आपको बहुत ना के बराबर मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, ये एच सी वर्मा का ही है। ठीक है, और काफी कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पे, इस लॉ पर। तो क्वेश्चन क्या है, अ सिस्टम एक्स, a system X is neither in thermal equilibrium with Y nor with Z. A system X is neither in thermal equilibrium with Y nor with Z, then Y and Z, पहला ऑप्शन,
और ये ऐसा सवाल है, मैंने कहा उसमें एससी में, जिसमें 3 ही ऑप्शन दिए हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है देन एक्स एंड वाई मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा, कैन नॉट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें आंसर? मैं यहाँ से आपको अलाउ कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? सिस्टम एक्स वाई के साथ और जेड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वाई और जेड सब बी वाला, बी वाला कैन नॉट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सी बी वाला मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या है, आपने लॉ को समझा नहीं। ऊपर जो मैंने कहा कि एक्स वाई और जेड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि एक्स का जो टेम्परेचर है वो वाई और जेड का नहीं है। एक्स का जो टेम्परेचर है वो वाई और जेड का नहीं है। मान लो एक्स का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जेड का 40 डिग्री है और वाई का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई का भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि एक्स का और जेड का सेम नहीं है, एक्स का और वाई का सेम नहीं है। बट इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि वाई और जेड का सेम नहीं होगा? हो सकता है सेम हो, बट हाँ ये है कि एक्स के बराबर नहीं होगा। एक्स का टेम्परेचर सपोज 30 है, तो जेड और वाई का टेम्परेचर 40 हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी सी वाली मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ ये है कि एक्स का जो टेम्परेचर है वो वाई और जेड का नहीं है, पर वाई और जेड का सेम होगा डिफरेंट होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। सर, यस सर। तो मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें मैंने कहा ना कोई फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे बहुत फ्रीक्वेंट हम इसे यूज करने वाले हैं, तो मैं फ्लोट FLOT वर्ड यूज कर रहा हूँ इसके लिए, शॉर्ट फॉर्म फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहले तो ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हम किसी सिस्टम को कोई एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी दो जगह जाती है। ठीक है, दो जगह जा सकती है। एक तो उस सिस्टम के एक्सपेंशन में, और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। अब इसी को हमें समझना है मैथमेटिकल फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरा इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट एनर्जी given to the system, गिवन टू द सिस्टम। अब यूजुअली क्या होगा, सिस्टम कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। ठीक है, जनरल परसेप्शन आप जैसे पढ़े होंगे थोड़ा बहुत अगर इसके लॉ के बारे में, क्योंकि मैं तो अभी पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो एक जनरल परसेप्शन हमारे दिमाग में ये होता है कि सिस्टम का मतलब यहाँ गैस से है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है।
एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है इस लॉ को लेके कि जो भी ये लॉ का हम यूज करते हैं वो केवल गैसियस सिस्टम के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस सबके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क को हम यहाँ W से लिखेंगे। एंड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के। ध्यान रखना मैंने यहाँ W लिखा है, किताबों में आपको डेल्टा W लिखा मिल सकता है और कई जगह किताबों में ये लॉ इस तरह से दिया होता है। पहले समझ लो, लिख आराम से लेना। कुछ किताबों में ये लॉ आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा W मैं नहीं लिखता, मैं केवल W लिखता हूँ क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि चेंज इन वर्क हो, लेकिन चेंज इन वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बात मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी बताया था। डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर होता है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है, मैं केवल W लिखूंगा। यहाँ पे W वर्क है, तो वर्क इज सिंपली वर्क डन होता है। ठीक है, उसमें या तो सिस्टम एक्सपेंड करेगा या सिस्टम कंप्रेस करेगा, यानी कि या तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहां वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वर्क डन 0 होगा। मैं सब लिखाऊंगा, पहले समझ लो। एक चीज तो ये समझनी है कि यहाँ पे जो मैंने डेल्टा W लिखा है मैं नहीं लिखूंगा, मैं केवल सिंपली W लिखूंगा। किताबों में आपको मिलेगा, तो आपको मैंने बताया ना मेरा अपना नोटेशन है, इसका मतलब सिंपली वर्क है, चेंज इन वर्क जैसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यहाँ जो समझने की है कि यही लॉ अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपको जब पढ़ाया जाएगा तो यहाँ माइनस बताया जाएगा। तो केमिस्ट्री वाले अपना जो बताते हैं वो अपनी जगह सही है, फिजिक्स वाले जो बताते हैं वो अपनी जगह सही है। दोनों में कोई ऐसा नहीं कहना है हमें कि केमिस्ट्री वाले गलत हैं फिजिक्स वाले सही हैं, या फिजिक्स वाले गलत हैं केमिस्ट्री वाले सही हैं, नहीं। सिर्फ साइन कन्वेंशन का अंतर है। आगे मैं बताऊंगा कि W में फिजिक्स वाले कब W को पॉजिटिव लिखते हैं और केमिस्ट्री वाले कब लिखते हैं, अंतर यहीं पे है। दोनों का अपना अपना सोचने का तरीका है। ठीक है, अभी 12th क्लास में जब आप आओगे तो 12th में हम एक पहले चैप्टर में ही इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तो शायद पढ़ भी लिया होगा। तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। केमिस्ट्री में तो पढ़ा भी दिया गया होगा क्योंकि वहाँ आयन वगैरह में पढ़ाया जाता है। मैं अभी 12th में पहला ही चैप्टर जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हम भी पढ़ेंगे। जैसे HCl है, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक डाइपोल बनाता है। तो केमिस्ट्री में तो ये सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, ये ऐसा डाइपोल मूवमेंट का सिंबल पढ़ा है कि नहीं केमिस्ट्री में? यस यस सर। सर, पढ़ा दिया हाँ सर। पढ़ लिया ना। तो अभी फिजिक्स में हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में ही इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन वहाँ उल्टा हम पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं कि केमिस्ट्री वाले सही हैं कि फिजिक्स वाले, दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों का अपना लॉजिक है। मेरा अपना लॉजिक है, फिजिक्स वालों का अपना लॉजिक है, केमिस्ट्री वालों का अपना लॉजिक है। यहाँ गलत और सही का नहीं है, हम पढ़ेंगे उल्टा। यहाँ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये बात अच्छे से समझनी है और जाननी है कि फिजिक्स के जो कन्वेंशन है वो फिजिक्स में यूज करने हैं, केमिस्ट्री में कभी यूज मत करना, और केमिस्ट्री के कन्वेंशन फिजिक्स में कभी यूज मत करना। ये दो चीज ऐसी हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री के कन्वेंशन केमिस्ट्री में रहने देना, फिजिक्स वाले फिजिक्स में रहने देना। जरा सी गलती करोगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब जब चीजें आएंगी सामने, ये मैं 12th में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी पहले से ही थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। हम 12th के पहले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये वाला जो लॉ है ये केमिस्ट्री में चलता है, हम फिजिक्स में प्लस W लेके चलेंगे, साइन में अंतर आएगा, वो भी मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ आपको। पहले क्लियर कर दिया है कि इसमें गलत और सही का सवाल ही नहीं है,
सब अपनी जगह ठीक है, सबने सबके अपने लॉजिक है, वो अपने तरीके से जस्टिफाई करते हैं, हम अपने तरीके से जस्टिफाई करते हैं, तो गलत और सही का सवाल ही नहीं होता। बस ये ध्यान रखना है स्टूडेंट को कि आपको जो बताया जाएगा फिजिक्स में, वो फिजिक्स में ही फॉलो करना है, केमिस्ट्री में नहीं लगाना, और जो केमिस्ट्री में बताया जाएगा गलती से भी फिजिक्स में मत लगाना उसको। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, ये हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड, किसने सप्लाई, किसको सप्लाई की, सिस्टम को, या किसने रिजेक्ट की, तो सप्लाइड और रिजेक्टेड, तो सिस्टम ने जो रिजेक्ट करी, हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड। इसी तरह से यहाँ पे जो डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना चेंज इन, डेल्टा लिखा हुआ है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये जो W है इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसके लिए एक नाम और भी यूज किया जाता है, और वो है इंटरनल वर्क। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर थोड़ा गौर करना, ध्यान से सुनना बहुत अटेंटिवली। डेल्टा यू मैं लिख रहा हूं, ना कि यू। ये जो डेल्टा यू है मैंने पीछे एक बार बता दिया है आपको, डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है गैस के लिए, ये NCV डेल्टा टी होती है, ये मैं पीछे बता भी चुका हूँ आपको। और ये डेल्टा यू था, डेल्टा यू NCV डेल्टा टी, मैंने कहा था गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था NCV टी, सॉरी, और CV का फॉर्मूला बताया भी था FR/2। याद आ गया या भूल गए? आ गया सर, याद आ गया सर। हाँ, और इसमें जो CV का फॉर्मूला एक और भी मैंने बताया था, और वो था R/γ-1। ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको गैस के लिए पीछे बता चुका हूँ और इस चैप्टर में अब यूज होंगे। दोनों फॉर्मूले में खासकर मैंने ये बताया था, 2 क्वेश्चन CV की वैल्यू 2 बार पूछी जा चुकी है। एक बार FR/2 पूछा गया था नीट में, और एक बार R/γ-1 CV की वैल्यू। ये मैं आगे काफी यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना CV की वैल्यू केवल गैस के लिए है, लिक्विड और सॉलिड के लिए CV CP जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। वहाँ केवल सिंपल C होता है, जिसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। पीछे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जब मैंने पढ़ाया था, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मैंने आपको C की वैल्यू मोलर हीट कैपेसिटी समझाया था, और उसमें मोलर हीट कैपेसिटी में मैंने कहा था गैस के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस इनकी वैल्यू आती है, अगर याद आ रहा हो तो। और इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अभी इसको लिखना नहीं है, ये तो अभी आगे जैसे जैसे आएगा, जस्ट एक रिमाइंडर है। तो अभी यहाँ चेंज इन डेल्टा यू लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा यू, तो उसे कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और या फिर सिंपली इंटरनल वर्क। ध्यान रखना मैंने ऊपर लिखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज वर्ड यूज किया है, लेकिन इंटरनल वर्क के साथ, इंटरनल वर्क के साथ मैंने चेंज वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ सिंपली इंटरनल वर्क लिखा है, जबकि ऊपर वाले में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा यू को, इस पूरे टर्म को डेल्टा यू को या तो बोलो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या सिंपली इंटरनल वर्क। और ये डब्ल्यू, ये दिस इज नॉट चेंज इन वर्क, इट इज सिंपली एक्सटर्नल वर्क। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हीट सिस्टम को दी हमने या सिस्टम ने रिजेक्ट की, वो 2 जगह जाती है, एक तो इंटरनल वर्क में और दूसरा कहाँ, एक्सटर्नल वर्क में। डेल्टा यू को इंटरनल वर्क कहेंगे, ध्यान रखना डेल्टा यू को इंटरनल वर्क कहेंगे, ना कि चेंज इन इंटरनल वर्क। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आ गए सर। चेंज इन इंटरनल वर्क बोलेंगे या फिर सिंपली इंटरनल वर्क बोलेंगे? डेल्टा यू को, डेल्टा यू को सर चेंज इन, इंटरनल वर्क को। हाँ केवल इंटरनल वर्क बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल वर्क नहीं। अगर चेंज वर्ड यूज करना है तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे, ठीक। और उधर एक्सटर्नल वर्क है W, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसके जो साइन कन्वेंशन है उनको समझना है। साइन कन्वेंशन में एक ही जगह चेंज है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे ध्यान रखना है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है अगर, इसका मतलब होता है कि हमने सिस्टम को हीट दी। सिस्टम को हीट देने का मतलब, जैसे गैस है तो गैस को, लिक्विड है तो लिक्विड को,
तो पॉजिटिव का मतलब होता है ऐड करना। देखो ऐसे समझो, ऐसे याद भी रहेगा। डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब हीट हमने ऐड कर दी, किसमें? सिस्टम में ऐड कर दी, यानी सिस्टम को दे दी, यानी हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट इज एडेड टू द सिस्टम का यहाँ मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी गैस हो सकती है कंटेनर भरी, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है। एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केवल गैस के लिए लगाते हैं, ये एकदम गलत है। कई साल पहले आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें कोई एक मेटल का टुकड़ा था, उसको गर्म किया गया और उसमें फिर पूछ लिया था कितना एक्सपेंशन हुआ या कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो जब हीट हम करेंगे तो वो हीट दो जगह जाती है, एक डेल्टा यू में और एक डब्लू में। ये ध्यान रखना कि केवल गैस के लिए नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैस सब में लगा सकते हैं। हाँ, अंतर ये है कि गैस को जब हम हीट देते हैं तो गैस में डब्लू यानी एक्सपेंशन अच्छा होता है, तो ये टर्म काफी बढ़िया आता है। लेकिन अगर हम लिक्विड या सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसमें उतना एक्सपेंशन नहीं होता जितना कि गैस में होता है। तो ये वाला टर्म, जो डब्लू वाला टर्म है, सॉलिड और लिक्विड के केस में काफी काफी कम आएगा। जो भी हीट आप दे रहे हो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? सॉलिड लिक्विड के केस में जो हीट दोगे वो कहाँ चला जाएगा? मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ चला जाएगा? बोलो। सॉलिड डेल्टा और यू। हाँ, डेल्टा यू में, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा मोस्ट ऑफ द पार्ट। डब्लू काफी काफी कम आएगा, डब्लू काफी कम आएगा। और अगर ये गैस होगा तो गैस में डब्लू की वैल्यू एप्रिशिएबल आती है, नेग्लिजिबल नहीं आती। इसलिए लगता हमें ऐसा है कि ये केवल सॉलिड के लिए, ओ सॉरी, गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातें किताबों में लिखी नहीं मिलेगी जो मैंने बोली है। ठीक है, ये मैं अभी लास्ट में लिखा भी दूंगा कि ये लॉ एप्लीकेबल होता है, या फिर यहाँ पे लिख ही लेते हैं, इट इज एप्लीकेबल it is applicable for solid, liquid and gases। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं। पहले तो इनके साइन के बारे में समझते हैं, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। डेल्टा क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब हीट ऐड करी गई, पॉजिटिव का मतलब ऐड करी गई किसको? सिस्टम को। दूसरा डेल्टा क्यू नेगेटिव, यानी हीट इज रिजेक्टेड। नेगेटिव का मतलब माइनस होना, हटाना, निकालना, यानी हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। सिस्टम मतलब कोई भी गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इसके बाद डेल्टा यू की बात कर लेते हैं। डेल्टा यू पॉजिटिव, इसका सिंपली मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करी है, और इंटरनल एनर्जी मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा है, और ये तब हो सकता है जब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज़्यादा हो। यही इसका मतलब है जो समझना है आपको। इंटरनल एनर्जी का मतलब मैंने बताया भी था कि गैस की, फिर से सुन लो अगर भूल गए हो तो, पीछे मैं बता चुका हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, शुरुआत में ही बताया था कि गैस की इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। प्रॉपर मीनिंग तो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गैस की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस हम पढ़ते हैं ज़्यादातर केस में, और आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ये बात मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बताई थी। अब जिन बच्चों को ध्यान ना हो उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस जीरो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, और वहाँ उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो जो इंटरनल एनर्जी हो गई, मैंने कहा ये सम होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या हो गई? जीरो। तो फिर जो इंटरनल एनर्जी बची वो क्या बची? किसके बराबर होगी फिर? केवल काइनेटिक एनर्जी के लिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बताया था, जनरल फॉर्मूला याद आ गया होगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F/2 nRT। अगर याद आ रहा हो तो F/2 nRT में F क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम था।
डिग्री ऑफ फ्रीडम था, और इसी को हम NCV गैस के लिए NCVT लिखते हैं, और ये U। तो यहाँ से कंपैरिजन करके CV की वैल्यू हमें FR/2 मिल गई थी। और हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी, जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 होती है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए याद आ रहा हो तो 3 होती है, तो 3/2 nRT, n नंबर ऑफ मोल्स है, या NKT लिख लो। स्मॉल n है तो नंबर ऑफ मोल, कैपिटल N है तो कैपिटल NKT, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। और अगर डाई एटॉमिक गैस है या लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती थी? 5। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर, 5। 5/2 nRT। यस और इसी तरह से अगर नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस अगर होगी तो F की वैल्यू कितनी थी? 6 थी, 6/2 nRT। ठीक है, वही है। यस और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था एक्चुअली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले को हमने U के बराबर रख दिया। ये U मैंने अभी फिर बताया आपको, दिस इज इंटरनल एनर्जी, लेकिन डेल्टा U लिखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, या इंटरनल वर्क। तो फिर यहाँ पे डेल्टा U होगा तो फिर यहाँ डेल्टा T यूज कर लेंगे, यहाँ पे डेल्टा T यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब आपको मेनली समझना ये है, मेनली इसमें होता ऐसा है इन जनरल, हालांकि ऐसे केस भी होते हैं। अभी एक क्वेश्चन अभी इसमें 2-3 दिन पहले जागृति और आर्यन ने पूछा भी था कि अगर हम एक क्वेश्चन था, जेई मेन का ही था, एक गैस डायटोमिक गैस थी, उसको काफी गर्म किया और वो मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस टूट गई, डिसोसिएट हो गई, मोनोएटॉमिक गैस में कन्वर्ट हो गई, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में फिर चेंज पूछा था। तो वहां फिर आपको CV को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि डाई एटॉमिक के लिए CV की वैल्यू FR/2 में, F की वैल्यू डाई एटॉमिक में तो 5 लेंगे और मोनो एटॉमिक में 3 लेंगे, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर टूटेगा, मोनो एटॉमिक बनेगा, तो फिर वहाँ एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 एटम अवेलेबल होंगे मोनो एटॉमिक के, तो 1 मोल से 2 मोल बन जाएंगे। तो ऐसे करके एक सवाल था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा अप्रोच हमारी डिफरेंट होगी। यूजुअली ऐसी सिचुएशन कम देखने को मिलती है क्वेश्चन में। नॉर्मली क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर चेंज किया जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो फिर इसका उल्टा मतलब हो गया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गई, और डिक्रीज कर गई तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम हो गया। और इंटरनल एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है, इट्स स्टेट फंक्शन, ये तो आप पढ़ चुके होंगे शायद केमिस्ट्री में भी। इट्स स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबेटिक है, किस तरह का प्रोसेस है, इस पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती। सभी प्रोसेस के लिए एक दिन क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि यू की वैल्यू हमेशा NCVT रहेगी, या डेल्टा यू की वैल्यू NCV डेल्टा T रहेगी। प्रोसेस चाहे आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, नो मैटर। ठीक है, ये मैंने क्लास में ही बताया था, हो सकता है आपको याद आ रहा हो सकता है भूल गए। इट्स स्टेट फंक्शन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस और पाथ फॉलोड। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे। पाथ प्रोसेस कौन सा है इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल यू की बात कर रहा हूँ, क्यू की बात नहीं कर रहा। क्यू मतलब हीट, हीट तो डिपेंड करता है पाथ पर, डब्ल्यू डिपेंड करता है पाथ पर। आप आगे देखोगे कि वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन डिफरेंट होगा। आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए डब्ल्यू की वैल्यू डिफरेंट आती है। डेल्टा यू की वैल्यू इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं डिपेंड करती, पर क्योंकि डब्ल्यू करता है इसलिए डेल्टा क्यू भी करेगा, डेल्टा क्यू भी करेगा क्योंकि डब्ल्यू करता है। ठीक है, तो डब्ल्यू और हीट दोनों प्रोसेस पर डिपेंड करेंगे, प्रोसेस डिपेंडेंट हैं। केवल यू इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बाकी मैंने एक दिन क्लास में बताया भी था आपको कि यहाँ इंटरनल एनर्जी और Q और W यही हम पढ़ेंगे। बाकी केमिस्ट्री में आप एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिजिक्स में ये कहीं यूज नहीं होती,
इनका कोई यूज नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फिजिक्स वाले सर ने नहीं पढ़ाया, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा एंट्रोपी का आइडिया कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके फॉर्म में देता है, तो एंट्रोपी में आपको पढ़ाऊंगा उस समय, जब आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा। एंट्रोपी एक बार क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, जेई मेन में, और एक बार क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, नीट में, मतलब नीट में नहीं, एम्स में आया था, और एक बार क्वेश्चन जेई मेन में। दोनों क्वेश्चन, दोनों कंपटीशन में जो क्वेश्चन आया था एंट्रोपी को लेके, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एफिशिएंसी के ऊपर था, साइकिल की एफिशिएंसी को लेके, तो वहाँ एंट्रोपी की समझ होनी चाहिए। तो जो हमारे सिलेबस में वो हर चीज हम पढ़ेंगे, एक भी चीज छूटेगी नहीं। लेकिन आपको मैं इसलिए बता देता हूँ बीच बीच में, कहीं ऐसा ना लगे कि सर लास्ट टाइम में कोर्स को जल्दी जल्दी करा दिया, ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा नहीं। गिव्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी फिजिक्स में कहीं भी आपको मिल नहीं सकती, ठीक है। तो इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस और पाथ फॉलोड, ठीक है। अब आते हैं हम डब्लू को। डब्लू मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि डब्लू को लेके फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूजन है। डब्लू को लेके कि कब डब्लू पॉजिटिव और कब डब्लू नेगेटिव। कंफ्यूजन मतलब बच्चे को ऐसा लगता है, लेकिन मैंने क्या बताया, कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप मेरी बात मानेंगे। फिजिक्स के कन्वेंशन फिजिक्स में फॉलो करने हैं, केमिस्ट्री के कन्वेंशन केमिस्ट्री में फॉलो करने हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस उसको मिक्स नहीं करना है। फिजिक्स वाले अपनी जगह ठीक है, केमिस्ट्री वाले अपनी जगह ठीक है। तो ये लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो डब्लू पॉजिटिव का फिजिक्स में मतलब ये होता है कि गैस एक्सपेंड कर रही है, और गैस या सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम एक्सपेंड्स। और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। गैस एक्सपेंड कर रही है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। और इसका मतलब होता है फिजिक्स में वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इस पे गौर करना, यही कंफ्यूजन आ जाता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब वर्क इज डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में पॉजिटिव लिया जाता है, केमिस्ट्री में उसको नेगेटिव लेते हैं वो लोग। वर्क डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम को केमिस्ट्री वाले पॉजिटिव लेते हैं, हम फिजिक्स वाले नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए वो मैंने कहा ना कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू केमिस्ट्री वाले लिखते हैं, ठीक है। तो वो साइन कन्वेंशन का ही अंतर आ जाता है, तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब इसमें यहाँ पे ये है सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स या कंप्रेस, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स सिकुड़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और डिक्रीज करने का मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम से। और इधर फिर अगर हम देखें तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और इसमें बाय द सिस्टम। इसी चीज को बस रट लेना, जैसे भी समझ में आ जाए। जितना जल्दी इस चीज को समझ लोगे कंफ्यूजन उतना जल्दी दूर हो जाएगा। और इसी को लेके अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं गैस का, और फिजिक्स वालों का लॉजिक कैसे सही है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। केमिस्ट्री वालों का अपना लॉजिक है, हम फिजिक्स वालों का अपना लॉजिक है, बट हम फिजिक्स वाले कहते हैं हम ज़्यादा सही हैं, क्योंकि हम फिजिक्स को ये एक्सेप्शन वगैरह तो पढ़ते नहीं है, हम तो उसके पीछे मैथमेटिक्स है, उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, फिजिक्स वाले कितना भी कोई कहे, मैं भी कहूँ कोई भी कहे, आपको वो लॉजिक केवल फिजिक्स में ही लगा के चलना है। मालूम पड़ा कि केमिस्ट्री में भी लगा दिया, बोल दिया कि सर आपने कहा था फिजिक्स वाले सही हैं, ऐसा नहीं। वो लॉजिक अपना है, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स का फिजिक्स में, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब वर्क डन बाय द गैस को समझते हैं, इसको अलग से समझते हैं क्योंकि सबसे मेन टॉपिक इसमें यही है, वर्क डन बाय द गैस। सॉलिड और लिक्विड में आपने कहा सॉलिड लिक्विड में क्यों नहीं निकाले, काफी कम वर्क आता है। मैंने कहा ना एक्सपेंशन बहुत बहुत कम होता है सॉलिड और लिक्विड का, गैस का एक्सपेंशन अच्छा होता है। तो वर्क डन बाय द गैस को समझने के लिए यहाँ पे हम एक कंटेनर ले रहे हैं, और इस कंटेनर में एक पिस्टन लगी है,
इस कंटेनर में एक पिस्टन लगी है, ठीक है, और इसमें यहाँ से गैस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगी। अगर हम ऐसे हीट कर रहे हैं तो पिस्टन का एरिया मान लो ए है, और यहाँ से जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, नीचे बर्नर है ये, ठीक है, इस बर्नर से हीट आप दे रहे हैं, तो इसको जब हीट मिल रही है तो ये पिस्टन अंदर क्या होगा, गैस जो भरी है इसके मॉलिक्यूल को हीट जब मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टक्कर करेंगे पिस्टन के साथ और पिस्टन पे फोर्स और प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो फोर्स जो लग रहा होगा उस फोर्स को F इक्वल्स टू P इंटू ए, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। तो पिस्टन पे जब फोर्स लगेगा तो पिस्टन यहाँ से थोड़ा ऊपर मान लो खिसक गई, और ये इतना ऊपर खिसकी, लेट मी से dx, कितना खिसक गई dx, ठीक है, और ये ऊपर जब खिसकी तो इसमें जो वर्क आएगा, तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स। आपने कहा सर ये तो नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था F डॉट डी एक्स। तो आप देखिए फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम दिख रहा है आपको फिगर में। फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, और dx भी ऊपर की तरफ है, तो आप लिखना चाहें तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो cos जीरो आ जाएगा। अब यहाँ जो फोर्स है इसको मैं P इंटू ए लिख लेता हूँ, और इंटू डी एक्स, कॉस जीरो कितना हो गया 1। तो अब यहाँ से देखिए P इंटू ए, और ये A इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डी एक्स, क्या डी एक्स को मैं हाइट बोल सकता हूँ, और अगर ये हाइट है तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये एरिया इंटू डी एक्स एक सिलेंडर जैसा हो गया, ये मैं जो शेड कर रहा हूँ, ये इतना गैस एक्सपेंड कर गई, यानी गैस का ये ग्रीन वाला जो मैंने शेड दिया है, गैस का वॉल्यूम इतना बढ़ गया। आपको मेरी बात समझ में आई हो शायद। एरिया इंटू डी एक्स, एरिया पिस्टन का मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया कि नहीं? आपको मेरी बात समझ में आई हो? Yes sir, yes sir. ये डीवी लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे dx, तो वॉल्यूम में चेंज जो हुआ एरिया इंटू हाइट, तो डीवी, डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ये जनरल फॉर्मूला है, और हमने इसको वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। इट इज वर्क डन बाई गैस। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, डीवी, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन डीवी है, तो वॉल्यूम वेरिएबल है, तो आप इसकी लिमिट डाल सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। आप चाहें तो यहाँ पे वी आई और वी एफ भी लिख सकते हैं, यानी फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। इट इज वर्क डन बाई गैस, ठीक। और ये प्रोसेस टू प्रोसेस अलग अलग फॉर्मूले देगा। अभी ये तो जनरल फॉर्मूला है पीडीवी वाला, इसी फॉर्मूले में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको अलग अलग फॉर्मूले मिलने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, पढ़ा है वर्क डन का। और ये किस प्रोसेस में होता है पता है? एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। या ये नहीं पढ़ा होगा तो इसको इस तरह से पढ़ा होगा आपने, 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। आप मना नहीं कर सकते, बोले सर हमने नहीं पढ़ा। Yes sir, पढ़ा है सर ये वाला sir. 100% पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ो और ये फॉर्मूला ना पढ़ो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड नहीं होता। ये कब वैलिड होता है, कब वैलिड होता है बता सकते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ ये कब वैलिड होता है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन से प्रोसेस में होता है ये फॉर्मूला, पता है कि नहीं? ये होता है जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो। ये फॉर्मूला होता है जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस को एक्सपेंड कराएं या कॉन्ट्रैक्ट कराएं, तब ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। यानी कि ये वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में ही चलेगा, अदर प्रोसेस में ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। लेकिन आपने कहा कि सर फिर अगर हम ये वाला फॉर्मूला ऐसे लगा दें पी डेल्टा वी, ये चल जाएगा?
हाँ ये चलता है, लेकिन ये आइसोथर्मल में नहीं चलता। ये चलता है ये वाला फॉर्मूला, पी डेल्टा वी लिखो या फिर एन आर डेल्टा टी लिखो। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब प्रोसेस आइसोबारिक हो। जब प्रोसेस आइसोबारिक होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। एडियाबेटिक में कुछ और आएगा। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक समझते हो? मैं आगे हालांकि डिटेल में बताऊंगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसमें वर्क डन हमेशा जीरो आता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सोचो, पिस्टन फिक्स होगी, यानी पिस्टन मूव नहीं करेगी। और पिस्टन मूव नहीं करेगी तो dx जो कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो जाएगा भैया? वो क्या हो जाएगा बोलो? जीरो। 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 और आप जानते हो, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है आपने कि अगर कोई फोर्स हम लगाते रहें, दीवार को धक्का देते रहें, कितना भी फोर्स लगा ले, पसीना छूट जाएगा। पूरे दिन दीवार को हमने धकेला, लेकिन दीवार शिफ्ट नहीं हुई, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन क्या आएगा? जीरो। 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 ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन में आपने यहाँ से दीवारों में कील नेल ठोक दिया साइड से, और पिस्टन को चलने नहीं दिया, फिक्स कर दिया, पिस्टन को स्क्रू लगा दिए, पिस्टन मूव नहीं करी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टन मूव नहीं करेगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपने देखा, ये आइसोथर्मल, ऊपर वाला फॉर्मूला आइसोथर्मल के लिए, ये वाला फॉर्मूला आइसोबारिक के लिए, ये वाला फॉर्मूला आइसोकोरिक के लिए, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस फॉर्मूला अलग आ रहा है। यानी कि वर्क डन जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह भी रहा था, थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था। अभी लिखना मत, ये सब चीजें मैं लिखा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है आप पढ़ के आए हो, बस ये है कि आपको हो सकता है याद ना आ रहा हो, पर ये सब चीजें केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और अगर भूल गए हो या कुछ चीजें मान लो मिसिंग है, तो वो सब मैं चीजें आपको समझा दूंगा, करा दूंगा। तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, इट्स प्रोसेस डिपेंडेंट। प्रोसेस डिपेंडेंट का मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। आपने कहा सर ये इंटीग्रल पीडीवी कौन सा है? ये जनरल फॉर्मूला है। ये जितने अभी यहाँ लिखे थे ना स्क्रीन पे, जो मैंने मिटा दिए, ये सारे फॉर्मूले इसी से निकाल के दिखा दूंगा मैं, इसी से। ये जनरल फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। आगे हम बढ़े तो सही थोड़ा सा, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि जब भी कोई वॉल्यूम में चेंज होगा, ध्यान रखना, जब भी कोई वॉल्यूम में चेंज होगा, वर्क होगा। वर्क होगा अगर वॉल्यूम में चेंज होगा। और वॉल्यूम में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है, सिंपल सा रूल हमेशा के लिए, अगर वॉल्यूम बढ़ता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, नो मैटर प्रोसेस कौन सा है। नो मैटर प्रोसेस कौन सा है, वर्क डन होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन होगा, वो भी चेंज हो रहा है, और फिर वहां वर्क डन नेगेटिव आएगा। फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं। यही चीज कंफ्यूज नहीं करनी है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है तो फिर वर्क डन हर हाल में जीरो आएगा। ऐसा आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। अदर कोई भी प्रोसेस हो, उसमें वर्क होगा। अब वो डिपेंड करता है। अच्छा, उसमें आपको ये नहीं देखना है प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करनी है आपको। मैं एकदम गोल्डन रूल बता रहा हूँ। प्रेशर क्या हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। वॉल्यूम देखना होता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, नो टेंशन। आपको सिर्फ ये चीज नोटिस करनी है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या। अगर बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर वॉल्यूम घट रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको इसमें लिखा रहा हूँ। इफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग, एरो ऊपर का मतलब यहाँ इंक्रीजिंग से है, तो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। और या फिर हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव।
ठीक है, या हम कहेंगे और वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, गैस को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। और तीसरी चीज, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी जीरो, यहाँ पे क्या है, वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल, और इसका मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल, यानी कि डेल्टा वी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा। ठीक, अब इसके बाद अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो है, कोई वर्क नहीं होगा, और इसका एग्जाम्पल एक ही प्रोसेस है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जब हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रल पी डी वी डब्ल्यू, तो मैंने आपको पीछे ग्राफ पढ़ाए थे, मैंने आपको पीछे ग्राफ पढ़ाए थे, और ग्राफ में तीन बातें सिखाई थी। एक बताया था डी वाई बाई डी एक्स, एक बताया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और एक बताया था इंटीग्रल वाई डी एक्स। याद आ गया होगा आपको। इंटीग्रल वाई डी एक्स का मतलब था एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये चीज मैंने आपको काइनेमेटिक्स जब पढ़ाया होगा तब बताया होगा, एरिया अंडर कर्व। तो अब इंटीग्रेशन में कुछ भी आए एरिया अंडर कर्व होता है, तो यहाँ इसका मतलब समझना है कि अगर ग्राफ पी और वी के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, ठीक है, तो ये इस तरह का मान लीजिए कोई कर्व है ऐसा, तो इस कर्व के अंडर में जो एरिया होगा, अंडर में जब एरिया का मतलब है कि इसमें ऐसे ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ, दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल पीडीवी। यहाँ पे खास बात क्या है जो समझने की है, वो ये है कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पे लेना है, प्रोजेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पे लेना है, ना कि प्रेशर एक्सिस पे। जैसे इंटीग्रल वाई डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो प्रोजेक्शन का मतलब शेडो ये एक्स एक्सिस पे लेनी है। ठीक है, अगर आपने, आपको ग्राफ ऐसे दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया जाए, यहाँ पे प्रेशर दे दिया जाए, ग्राफ ऐसे ही है, तो फिर प्रोजेक्शन आपको ऐसे लेना है। यानी इन एनी सिचुएशन यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक प्रोजेक्शन ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, ये वर्क आ जाएगा, यानी कि प्रोजेक्शन आपको हमेशा वॉल्यूम एक्सिस पे ही लेना है। अगर आपने प्रेशर एक्सिस पर ले लिया तो क्या होगा, फिर जो मिलेगा एरिया वो वर्क नहीं देगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हमेशा, प्रोजेक्शन का मतलब शेडो, प्रोजेक्शन ऑलवेज ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। अब इसमें जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, ये V है और ये P है, और अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं कि आपने प्रोजेक्शन ये ले लिया, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो लिखा है ये इंटीग्रल VDP हुआ, इंटीग्रल VDP, क्योंकि देखो वाई एक्सेस पे हमने वॉल्यूम ले लिया, एक्स एक्सेस पे P ले लिया, और एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया इंटीग्रल वाई डी एक्स, तो वाई एक्सेस पे V आ गया, एक्स एक्सेस पे P आ गया, तो VDP, VDP इज नॉट वर्क, इज नॉट इक्वल टू वर्क। सबसे पहले यही बात समझनी है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर एक्सिस बदल भी देता है, एक्सिस अगर बदल भी देता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी प्रोजेक्शन प्रेशर एक्सिस पे नहीं लेना है, प्रोजेक्शन मस्ट बी टेकन ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ये सबसे खास बात है, आप नोट कर लीजिए इसको पहले। इसमें और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
कर लिया नोट? हाँ भाई, हो गया। चलिए देखिए, अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, आपको देख के बताना है। इसमें वर्क और इसमें वर्क, दो अलग अलग ग्राफ है। दोनों ग्राफ में देख के आपको मुझे बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। पहले वाले ग्राफ में क्या लगता है आपको, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कुछ आइडिया लग रहा हो? सब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पहले वाले में हाँ जी सर, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरे वाले में सर नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर नहीं बोल रहा है, प्रेशर का कुछ भी हो। मैंने ठीक एक ही है। छोटी सी बात तुमको बताई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी गलती नहीं करोगे। आपको सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि वॉल्यूम का क्या हो रहा है। प्रेशर का कुछ भी होने दो, टेम्परेचर का कुछ भी होने दो, टेंशन नहीं लेनी है उसकी। आपको सिर्फ नोटिस करना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस वाले में आप देखिए वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यहाँ पहले वॉल्यूम था, एरो का जो डायरेक्शन है ना, आपने कहा सर वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, कैसे पता लगेगा? ये जो एरो मैंने बनाया ना, ये वही बता रहा है कि वॉल्यूम जो पहले था और बाद में है, वो वॉल्यूम बढ़ गया। आपने कहा प्रेशर कम हो गया, मैंने कहा देखना ही नहीं है आपको प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। आपको सिर्फ नोटिस करना है कि वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ा, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और ये जो एरिया मैं निकालूंगा, ये वाला एरिया, ये एरिया हमको क्या देगा? वर्क देगा। अच्छा, इस वाले में एरिया ये वाला लेंगे क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। आपको प्रोजेक्शन मैंने कहा कहाँ पे लेना है, प्रोजेक्शन आपको लेना है वॉल्यूम एक्सिस पे। तो ये वाला एरिया हम लेंगे, ये वाला। और अभी अगर आप गौर करें तो वॉल्यूम पहले ये था, और मान लो मैं इसको V1 कह रहा हूँ और अब ये V2 है। तो एरो का डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। एरो के डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम पहले ज़्यादा था और बाद में कम है। वॉल्यूम देखना है, ठीक है? तो वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए मैं कहूँगा वर्क डन जो भी आएगा, एरिया तो हम निकाल लेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी एरिया से। तो एरिया से न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें पता लगेगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया से वो भी निकाल लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर ये जो एरिया इतना कॉम्प्लेक्स हम कैसे निकाल पाएंगे? तो ये यकीन मानो, ऐसा डायग्राम नहीं देगा वहां पे जिसका एरिया तुमसे ना निकले। जैसे आपने कहा सर ये तो बहुत अजीब सा फिगर है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो या तो इसकी कर्व की इक्वेशन देगा, तो इंटीग्रेशन एक चॉइस होती है आपके पास, या वहां पे आपको फिगर इतना सिंपल सा देगा कि वो ट्राइंगल बन जाएगा या ट्रेपेजियम बन जाएगा या सेमी सर्किल टाइप का बन रहा होगा। यानी कुछ इस तरह के डायग्राम अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये ऐसा टाइप का ज्यादातर मिलेगा कि जैसे ऐसे लाइन होगी स्ट्रेट, तो इसके नीचे का जब एरिया निकालेंगे तो आपको कैसा फिगर दिखाई दे रहा है? ये कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रेपेजियम? इतना क्या सोच रहे हो यार, ट्रेपेजियम नहीं है ये दोनों साइड पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लोगे आप आसानी से। या फिर ऐसे ऐसे फिगर हो सकता है कि इसमें ये प्रेशर यहाँ, वॉल्यूम यहाँ मान लो, और ये इस तरह से है सपोज करिए। तो आप क्या करेंगे, ये ट्राइंगल टाइप का बन जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो वहां पे सिचुएशन जो आएगी ना, वो इजी सिचुएशन होती है। ऐसे उसका डायग्राम अगर देता है तो आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन देगा, कर्व की इक्वेशन देगा, प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ ऐसे कह देगा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की पावर 3, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की पावर -½ इस तरह का समथिंग, या प्रेशर इक्वल टू
के वी अंडर रूट, ऐसे कुछ इस टाइप का दे देगा। तो फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीग्रल पी डी वी, तो यहाँ पे पी प्रेशर की जगह आप रखोगे के अपॉन अंडर रूट वी, मान लो यही है सपोज करो, ये इक्वेशन दे देगा और ये डी वी, और फिर इसमें इनिशियल वॉल्यूम ये वाला और फाइनल वॉल्यूम ये वाला, तो ये आप लिमिट डाल देंगे इनिशियल से फाइनल। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो मैंने क्या कहा। फिर आपको अगर इस तरह का कर्व देता है, वो मेडिकल में तो नॉर्मली इतना टफ सवाल नहीं देगा, आईआईटी वाले जो बच्चे हैं उनको समझना होगा कि आपको इस टाइप की कुछ इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी कि प्रेशर इस तरह से बदल रहा है कि प्रेशर P इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट वी या वॉट एवर समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो यहाँ प्रेशर P को रिप्लेस कर देंगे के अपॉन वी। अब पूरी इक्वेशन आप देखें, ये V और dV आ गई, तो इंटीग्रेशन में एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर dV है तो वहाँ वॉल्यूम के फंक्शन में रखना होगा और फिर उसको सॉल्व कर डालेंगे। मेरी बात को समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये तो मैं हटा देता हूँ, समझा दिया, एक सिचुएशन आपको दे दी कि इस तरह की सिचुएशन आई, कुछ इस तरह का होगा, वहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी होगी, निकाल लोगे। वैसे नॉर्मली इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, वहाँ पे सिंपल टाइप के डायग्राम ही होंगे, तो वो सर्किल, इलिप्स या ट्रेपेजियम इस टाइप का होगा, तो उसका आप एरिया आप निकाल पाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं हम वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है? ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहले साइक्लिक वर्ड है, यानी कि साइकिल बनती है। साइकिल बनने का मतलब एक क्लोज कर्व बनेगा अगर उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो। और इसमें क्या होता है, जहां से चलते हैं लौट के वहीं आते हैं। ठीक है, जहां से चलते हैं लौट के वहीं आ जाते हैं, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। ध्यान रहे, मैंने सिर्फ ये बोला है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, मैंने ये नहीं बोला कि प्रोसेस इनिशियल वाला और फाइनल वाला प्रोसेस सेम होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने कहा है कि जहां से चले थे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। और स्टेट का मतलब, गैस की स्टेट जब हम बोलते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर मेनली हम डिस्कस करते हैं, और वो 3 पैरामीटर हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। यानी कि गैस का इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर जो था, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी वही होगा। ठीक है, जहां से चले थे वहीं लौट के आते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। और इसमें वर्क डन एक दूसरे तरीके से निकलेगा, आएगा इसी तरह से रिलेट होके, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में पहले साइक्लिक प्रोसेस क्या है? अ साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस, a cyclic process is the process in which system return to initial state maybe through same process, or any different process। ठीक है, in this process initial and final state is same, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, ये सभी क्या होंगे? सेम। ठीक है, एक खास बात और है कि इस प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम होता है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा भी था कि टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज होता नहीं है।
और इंटरनल एनर्जी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वहाँ टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो एक बेहतरीन पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा जिसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। एज डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 फॉर साइक्लिक, ये सवाल मिल जाएगा आपको। एज डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, एज डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, therefore change in internal energy, therefore change in internal energy डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा टी 0 है साइक्लिक प्रोसेस में। क्यों 0 भाई? टी फाइनल और टी इनिशियल सेम होंगे, तो डेल्टा टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू 0 होगा। आपने कहा कि कोई और चीज भी, क्योंकि डेल्टा पी भी 0 है। हाँ, डेल्टा पी 0 है, डेल्टा वी 0 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं। और ये पाथ वर्क डन, जैसे हम कहेंगे डेल्टा वी 0 है तो डेल्टा वी 0 है, लेकिन प्रोसेस कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन 0 आएगा या नहीं आएगा। आपके मन में एक सवाल आ सकता था कि सर डब्ल्यू भी तो 0 हो जाएगा। नहीं, केवल आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तब डब्ल्यू 0 आता है, केवल डेल्टा वी 0 होने से काम नहीं चलेगा। केवल क्योंकि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, अभी बताऊंगा। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में तो फिर ऐसे डेल्टा वी 0 आएगा ही आएगा, तो क्या वर्क डन 0 होगा? नहीं, वर्क डन 0 नहीं होगा, यही मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है लेकिन हमेशा 0 होगा ऐसा नहीं है। हाँ, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो हमेशा 0 होगा, ये बात फैक्ट है। तो डेल्टा टी 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू 0 ऑलवेज, ठीक है। यानी कि u इनिशियल और u फाइनल ये सेम हो गए, कांस्टेंट हो गए। यानी हम कह सकते हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, दोनों बातों में अंतर है। और जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसको याद होगा कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है और कंजर्व का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंजर्व है, बीच में बदल सकती है क्योंकि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहा होगा, जरूरी नहीं बस इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। इससे ये कहाँ पता लग रहा है कि टेम्परेचर ऑल द टाइम कांस्टेंट रहा। हाँ, अगर ऑल द टाइम कांस्टेंट रहता तो इंटरनल एनर्जी ऑल द टाइम कांस्टेंट रहती, लेकिन यहाँ इनिशियल और फाइनल का ही हमें पता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है इंटरनल एनर्जी, लेकिन कांस्टेंट रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, आप ये नोट करिए। अब मैं आपको इसमें वर्क निकालना सिखाऊंगा। ग्राफ दिया होगा साइक्लिक प्रोसेस का और उसमें वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। नोट कर लिया है आपने? यस सर। कर्व फॉर साइक्लिक प्रोसेस, कर्व फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज, ऑलवेज कहा है मैंने, ऑलवेज अ क्लोज्ड कर्व, ऑलवेज अ क्लोज्ड कर्व, हमेशा क्लोज कर्व होगा क्योंकि जहां से चले थे वहीं लौट आए। अब देखिए, मैं इसको बता के फिर आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। शाम को तो आपकी क्लास है ही फ्लूइड की, उसमें भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। सरफेस टेंशन मैंने खत्म कर दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आप देखिए, पहले तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है और एक इस तरह का कोई प्रोसेस है,
इस तरह का, ठीक है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी तक गए थ्रू दिस प्रोसेस। लेट मी नेम इट, दिस प्रोसेस इज वन, प्रोसेस वन, ऐसी जनरल हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद फिर लौट के आए बी से ए तक वापस थ्रू प्रोसेस टू, ये प्रोसेस टू है। अब आप साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये पूरा, जहां से चले थे वहीं आ गए, ए से बी गए, बी से वापस ए आ गए, तो जहां से चले थे वहीं आ गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का जनरल अप्रोच वही होता है पीछे हमने पढ़ा, लेकिन इसमें उसी अप्रोच को जब हम यूज करेंगे तो हमारे सामने एक डिफरेंट चीज निकल के आएगी। वो डिफरेंट चीज क्या होगी वो समझते हैं। तो पहले हम प्रोसेस वन में देखेंगे कितना वर्क हुआ। ए से बी तक गए, तो ए से बी तक हम गए और इसमें वर्क निकालेंगे, और इसमें निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस टू में निकालेंगे बी से जब ए आए, ये प्रेशर, और दोनों का जो भी वर्क आएगा उसे ऐड कर देंगे, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप मुझे अभी बताओ, आपको समझ में आया हो, ए से बी जब हम वर्क निकालेंगे तो एरिया अंडर कर्व मैंने बताया था, और एरिया अंडर कर्व में ये वाला एरिया हमें वर्क देगा। लेट मी से W1 है, लेट मी से W1 है। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये W1 जो आया होगा ये पॉजिटिव आया होगा कि नेगेटिव आया हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे पता लगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, बी से ए में एरिया अंडर कर्व यही लूं या कुछ और लूं? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। यही ले लीजिए सर। अच्छा, ये ले लिया, चलो तुमने कहा तो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये प्रोसेस टू है, प्रोसेस टू का वर्क W है, क्या लगता है देख के, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अब जब मैं W नेट निकालूंगा या W साइक्लिक निकालूंगा, तो क्या मैं ये कहूंगा कि इन दोनों का सम करूंगा मैं, और एक की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मुझे जो नेट वर्क मिलेगा, मान के चलो, मेरी बात पे गौर करना थोड़ा सा, मान लो ये वैल्यू 150 आई निकल के, मान लेते हैं ये एरिया 150 यूनिट आया, लिखना मत इसको, और ये आपका -100 आया। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, लिखना मत, पहले समझ लो, तो जब मैं ऐड करूंगा, विद साइन ऐड करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 50 आया। तो ये 50 पॉजिटिव ही तो आया भाई। यस सर। आप मुझे देख के बता सकते हो फिगर में, पहले वाले में, कि ये एरिया वास्तव में मुझे कौन सा मिला होगा? सर ये बीच वाला। ये बीच वाला, ये बीच वाला ही तो मिला। आप देखो, जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ से देखो, ये प्रोसेस था आपका ए से बी प्रोसेस वन, और इस प्रोसेस वन में हमने जब एरिया निकाला तो वो ये वाला आया था, उसमें से ये ब्लैक वाला माइनस हो जाएगा, तो यही एरिया तो बचा। आपको शायद समझ में आ गया हो। यस सर। एरिया तो बचा, और ये मैंने फर्स्ट वाले फिगर में ड्रॉ किया है। तो अप्रोच हमारी वही है, लेकिन अप्रोच जब हमने लगाई तो हमारे सामने जो सिचुएशन आई वो ये आई कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो उसका ग्राफ होता है, पहली बात तो क्लोज कर्व होता है हमेशा, क्योंकि जहां से चलेंगे लौट के वहीं आएंगे, तो क्लोज कर्व तो होना ही होना है। तो जो हमारा एरिया आएगा वो इस कर्व ने जो घेर रखा है, इसे हम इंग्लिश में बोले तो एनक्लोज्ड एरिया हम कहेंगे, द एरिया एनक्लोज बाय साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, पीछे वाले में जब साइक्लिक प्रोसेस नहीं था, ओपन प्रोसेस था, उसमें एरिया अंडर कर्व आया था, एरिया अंडर कर्व, जबकि यहाँ पे क्या आया निकल के, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एरिया अंडर कर्व नहीं निकालना, बल्कि उसका एरिया एनक्लोज बाय द कर्व निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका एरिया एनक्लोज्ड। यही बात मैं बताना चाह रहा था कि साइक्लिक प्रोसेस में एरिया एनक्लोज बाय द कर्व निकालना है, और ओपन प्रोसेस में एरिया अंडर कर्व निकालना है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, अभी आया नहीं होगा, कि सर फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने का कोई आसान तरीका हो सकता है, या फिर इसी तरह से हम स्प्लिट करके ही देखें? आसान तरीका बताएंगे, आसान चीजें करूंगा मैं आपके लिए। तो इसमें आसान तरीका ये है कि आपसे मैं पूछूं कि ये जो प्रोसेस है ए बी बी ए, प्रोसेस 1 टू पूरा साइक्लिक प्रोसेस, इसका सेंस देख लिया करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अभी आप देख के बताइए, ये क्लॉकवाइज लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? पूरा क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। ये यहाँ से गए और ऐसे लौट के आए तो प्रोसेस इज क्लॉकवाइज। तो जब भी कभी साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज सेंस में हो, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जैसे अभी आया था, ये ज्यादा आ रहा था और ये कम आ रहा था, तो इनका जो एडिशन के बाद हमें मिला था वो पॉजिटिव मिला था। ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है कि जब भी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब जैसे आपके मन में फिर एक सवाल चल रहा होगा, ये नेगेटिव कैसे आएगा, जरा समझाओ। बिल्कुल बताता हूँ। देखो, नेगेटिव के लिए आप इसमें ऐसे सोचो, ये वाला जो कर्व है यही वाला ऐसे होता, बनाना मत, आप समझ लो। जैसे ये कर्व ए से बी और बी से ए हम गए थे, इस सेंस को मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब के ऐसे है, ए से बी पहले गए हम ऐसे और फिर बी से ए लौट के आए। तो आप इसी प्रोसेस को अब देखो जरा। तो पहले ए से बी जब आप जा रहे थे, ये वाला, ये प्रोसेस लेट मी से प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है। तो प्रोसेस 1 में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एरिया ये आएगा। ये W1 आपका पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है। यस सर। और जब आप लौट के आओगे प्रोसेस 2 में तो वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो वर्क डन आएगा W2 वो नेगेटिव आएगा, ज्यादा आएगा, नेगेटिव वाला ज्यादा आएगा, पॉजिटिव वाला कम आएगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो एरिया तो यही मिलेगा, ये वाला एरिया तो यही मिलेगा, लेकिन नेट एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपको इतना नहीं करना है, ये सब नहीं करना, ये तो अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बस आपको मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है और वही काम आएंगी। और आप देख के सिर्फ बता दोगे, आपको IIT एडवांस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनमें भी आप देख के बता दोगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यहाँ पे यही 2 बातें मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। एक तो ये आ गया एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, और 2 बातें यहाँ पे ये हैं कि ऑन PV कर्व work done in cyclic process is positive if cycle is clockwise। ठीक है, ऑन PV कर्व, पहली बात। और दूसरी बात, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नेगेटिव इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज। CW मतलब क्लॉकवाइज और ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आप लिख लो, बहुत काम की चीज है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस का मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, उसमें आप देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में एक IIT में सवाल आया था और उसमें पूछा गया था, एक से ज्यादा करेक्ट थे, तो एक ऑप्शन यही था कि वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो बच्चा उसको देख के बता सकता है, उसको भी छोटी छोटी बातें पता हो कि साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट और बताता हूँ, फिर आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। ट्विस्ट कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात है। अभी जो ग्राफ आप देख रहे हैं ऊपर, उसमें प्रेशर हमने y एक्सिस पे लिया है, वॉल्यूम x एक्सिस पे लिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है PV कर्व। PV कर्व का मतलब है P पहले आ रहा है तो इसका मतलब इन जनरल y एक्सिस पे और V बाद में आ रहा है, इसका मतलब x एक्सिस पे होता है। लेकिन अगर ये VP कर्व कर दिया जाए तो VP कर्व अगर लिखाएगा उसका मतलब समझ जाओगे क्या होगा? अगर मैंने ऐसे लिख दिया V पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस पे वॉल्यूम और x एक्सिस पे प्रेशर। आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो फिर ये जो लिखा है ना, ये ठीक उल्टा हो जाएगा। आप एक पहले वाला याद रखो, दूसरा वाला याद मत करो, बस दिमाग में रखो कि अगर उल्टा होगा तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस is negative if cycle is clockwise और work done in cyclic process is positive। क्योंकि देखो हर चीज रटनी नहीं है। आप मालूम पड़ा मैंने इतना बता के पहले वाला ये वाला पार्ट बता के मैं छोड़ देता तो आपको पता ही नहीं कि दूसरा वाले पार्ट में क्या होने जा रहा है। लेकिन अब मैंने हाईलाइट कर दी इस बात को, तो आपको ध्यान रखना, रट के नहीं काम चलेगा, ये चीजें समझनी भी है। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज।
ये नोट कर लो। और आज की क्लास को हम इसके साथ ही स्टॉप करेंगे।